नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आपकी सेवा में एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जी हां, आज मैं आपके समक्ष अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत फूल और कांटा कविता का सार या सारांश प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, इसे भी मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। यही नहीं, मैं इस कविता का सप्रसंग व्याख्या भी प्रस्तुत करूंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का सामान्य परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का सामान्य परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत द्विवेदी युगीन कवियों में श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। सच पूछा जाए तो खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का नाम अग्रगण्य है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में हुआ था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु बीमारी के कारण बीच में ही कॉलेज छोड़ना पड़ा। एक मिडिल स्कूल में कुछ समय तक अध्यापन करने के बाद ये कानून गो के पद पर आसीन हुए। सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के बाद ये हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवैतनिक वरिष्ठ प्राध्यापक भी रहे। इनकी मृत्यु 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में हो गई। हरिओद जी आधुनिक युग के मूर्धन्य कवि हैं। इन्होंने खड़ी बोली के काव्य को भाव, भाषा, छंद और अभिव्यंजना की दृष्टि से समृद्ध करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। हरिओद जी की प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है। प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, मुक्तक काव्य चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, रस कलश, रसिक रहस्य, प्रेम पुष्पहार, पद्म प्रसून, नाटक प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय, उपन्यास प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। हरिओद जी के काव्य के विषय हैं लोक मंगल की भावना, सामाजिक चेतना, प्रकृति चित्रण, करुणा एवं मानवीयता। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह इनकी कीर्ति का स्तंभ है। यह हरिओद जी की अपनी पहचान बनाने वाली कृति है। इसमें इन्होंने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर नंद, यशोदा और राधा की व्याकुलता का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण किया है। इसमें श्री कृष्ण को एक अवतारी पुरुष के रूप में न दिखलाकर एक लोकनायक के रूप में चित्रित किया है। अतः कहा जा सकता है कि हरिओद जी की काव्य भाषा, ब्रज भाषा और खड़ी बोली पर समान अधिकार प्राप्त था। इनके काव्य में जहां एक ओर सरल हिंदी का सहज सौंदर्य है, वहीं दूसरी ओर संस्कृत की समासयुक्त पदावली की सुंदर छटा भी देखने को मिलती है। निस्संदेह अंत में यही कहा जा सकता है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं। आइए अब मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित फूल और कांटा कविता का सस्वर वाचन करता हूं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता,
रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की अंगुलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है वेंध देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। आइए अब मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध कृत फूल और कांटा कविता का सार आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। फूल और कांटा श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर रचना है। फूल और कांटा एक रूपक है जिसके द्वारा कवि ने सज्जन और दुर्जन की तुलना की है। जिस प्रकार समान परिस्थितियों में जन्म लेने और पलने पर भी सज्जन और दुर्जन पुरुषों के स्वभाव में बहुत अंतर रहता है, ठीक उसी प्रकार एक ही पौधे में फूल और कांटे यानी दोनों का जन्म एक ही स्थान पर होता है। इन दोनों का भरण पोषण एक ही अवस्था में होता है, पर इनके व्यवहारिक गुणों में बहुत अंतर दिखलाई देता है। फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते और पलते हैं। रात को एक ही चांद दोनों पर चांदनी डालता है। एक ही मेघ दोनों पर बरसात करता है और एक सी हवाएं उनको छूती है, परंतु दोनों के काम एक से नहीं होते। कहने का अर्थ यह है कि इनके गुणों में जमीन आसमान का फर्क दिखलाई देता है। जहां कांटा किसी की उंगली को छेद कर देता है, किसी के वस्त्र को फाड़ देता है और तितलियों के पंख काट देता है, ठीक इसके विपरीत फूल का स्वभाव बहुत ही अच्छा और सराहनीय होता है। फूल तितलियों को गोद में बिठाता है, भंवरे को अपना रस पिलाता है और अपनी सुगंध से सबके मन को मोह लेता है। यही नहीं, फूल अपने आकर्षक रंगों से सदैव दूसरों को प्रभावित एवं आकर्षित करते रहते हैं। कांटे को सब बुरा कहते हैं और फूल देवताओं के सिर पर चढ़ाए जाते हैं। ये हमारी सद्भावना एवं निष्ठा के प्रतीक हैं। अर्थात चाहे कितना ही बड़ा कुल क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि उस कुल में जन्मने वाले में भी वही बड़प्पन के संस्कार आ जाएं। एक ही कुल में जन्म लेकर भी बिल्कुल फूल और कांटे की तरह लोगों के स्वभाव अलग अलग ढंग से निकलकर सामने आते हैं। आइए अब मैं इस कविता की सप्रसंग व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हैं जन्म लेती जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इस पद्य खंड में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता फूल और कांटा पाठ से अवतरित है। इसकी रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्य खंड में कवि ने मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि यद्यपि सज्जन यानी फूल और दुर्जन यानी कांटा एक ही स्थान पर उत्पन्न होते हैं, तथापि उनका स्वभाव और गुण अलग अलग
दिखलाई देता है। इसे कवि ने फूल और कांटे का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। व्याख्या। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि फूल और कांटे के समान पालन पोषण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फूल और कांटा एक ही स्थान में पैदा होते हैं, दोनों को एक ही पौधा पालता है अर्थात विकसित करता है। रात्रि में चंद्रमा उन पर समान रूप से चमककर एक जैसी ही चांदनी छिटकाता है। इतने पर भी एक पौधे से उत्पन्न होने के बावजूद गुण और कार्य में दोनों भिन्न भिन्न प्रकृति के दिखलाई देते हैं। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इस पद्य खंड में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य खंड में कवि ने मनुष्य के स्वभाव का वर्णन किया है और कहा है कि सज्जन यानी फूल और दुर्जन यानी कांटा एक ही स्थान पर उत्पन्न होते हैं, परंतु उनका स्वभाव और गुण अलग अलग दिखलाई देता है, इसलिए उनका काम भी अलग अलग होता है। इसे कवि ने फूल और कांटे का उदाहरण देकर समझाया है। व्याख्या। कवि फूल और कांटे के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फूल और कांटा एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं और उन पर एक समान ही वर्षा होती है, एक प्रकार की हवाएं उन पर चलती है, परंतु हमें हमेशा यही दिखलाई देता है कि दोनों की ढंग अलग अलग ही होते हैं, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। छेद कर कांटा किसी की अंगुलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार में डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बेंध देता श्याम तन। इस पद्य खंड में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य खंड में कवि दुर्जन व्यक्ति अर्थात कांटे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति या बुरे लोग हमेशा बुरे काम ही करते हैं, अर्थात बुरा व्यक्ति हमेशा बुरा काम ही करता है, उससे भलाई की आशा नहीं रखनी चाहिए। व्याख्या। कवि ने यहाँ कांटे के स्वभाव के बारे में बतलाया है और उसके दोषों का वर्णन करते हुए कहा है कि कांटा मनुष्य की अंगुलियों में छेद कर देता है, उसके श्रेष्ठ कपड़ों में उलझकर उन्हें फाड़ देता है, जबकि प्यार से भरी हुई तितलियां फूल पर बैठती है तो यह उनके परों यानी पंखों को काट देता है, भौरे के काले शरीर में घुस जाता है, उसके शरीर को बिंद कर रख देता है। फूलों लेकर तितलियां की गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। इस पद्य खंड में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य खंड में कवि ने फूल का उदाहरण देकर अच्छे लोगों के स्वभाव का वर्णन किया है और कहा है कि अच्छा व्यक्ति हर एक को प्यार बांटता है, वह सबका भला सोचता है, सबको सुख पहुंचाता है। व्याख्या। कवि आगे फूल के स्वभाव और उसके गुणों का वर्णन करते हुए कहता है कि फूल तितलियों को अपनी गोद में भर लेता है, भौरे को अपना अनुपम रस पिलाता है, वह अपनी सुगंध से और अनोखे ढंग से खिलकर सबको प्रसन्न कर देता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो
किसी में हो बड़प्पन की कसर। इस पद्य खंड में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। कवि ने फूल और कांटा का उदाहरण देकर हमें यह बतलाने का प्रयास किया है कि मनुष्य केवल किसी बड़े कुल में या बड़े खानदान में जन्म लेकर बड़ा नहीं बनता है, वह तो अपने अच्छे गुणों, कर्मों, व्यवहारों या विचारों के कारण ही बड़ा बनता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। व्याख्या। इस पद्य खंड में कवि अंत में फूल और कांटे की आपस में तुलना करते हुए कहते हैं कि एक कांटा है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के कारण सबकी आंखों में खटकता है, अर्थात बुरा लगता है, जबकि दूसरा फूल है जो दूसरों को प्यार करने और उन्हें लाभ पहुंचाने के कारण सबको अच्छा लगता है और इसीलिए लोग उसे देवता के सिर पर चढ़ा देते हैं। इसी कारण जब किसी में बड़प्पन की कमी हो तो कुल की बड़ाई या खानदान की बड़ाई किस प्रकार काम दे सकती है, अर्थात फूल और कांटा एक ही टहनी पर जन्म लेते हैं पर ये दोनों अलग अलग गुणों वाले हैं, तो बड़े कुल में ही उत्पन्न होना कोई महत्व नहीं रखता है। अपने गुणों के ही कारण फूल जहां देवताओं के मस्तक की शोभा बनते हैं, वहीं कांटे सभी को अप्रिय लगते हैं। व्यक्ति में यदि जन्मजात खोट हो तो उसका कितना भी अच्छा पालन पोषण किया गया हो, आंतरिक गुण कभी न कभी प्रकट हो ही जाते हैं। आइए अब मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद द्वारा रचित फूल और कांटा कविता का उद्देश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। फूल और कांटा श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर रचना है। फूल और कांटा एक रूपक है जिसके द्वारा कवि ने सज्जन और दुर्जन की तुलना की है। यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। कवि ने फूल और कांटे का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि भले ही मनुष्य अच्छे या ऊंचे कुल में जन्म क्यों न ले, परंतु यदि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, उनमें बड़प्पन के भाव नहीं हैं, तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। जिस प्रकार एक ही पौधे में जन्म लेकर फूल और कांटे का स्वभाव अलग अलग होता है, कांटा जहां प्राणी मात्र को कष्ट देता है, दुख पहुंचाता है, वहीं फूल प्राणी मात्र को सुख पहुंचाता है, आनंद देता है। मनुष्य की महत्ता एवं उसकी सच्ची पहचान उसके सद्गुणों एवं व्यवहार से होती है, न कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेकर घृणित कार्य करने से। अर्थात मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उच्च कुल में जन्म लेने से बनती है। अतः आदर्श जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से मनुष्य को फूल के स्वाभाविक गुणों को अपनाना चाहिए। यही उचित है, यही श्रेयस्कर है, यही कविता का उद्देश्य भी है, जिसे कवि ने फूल और कांटे का उदाहरण देकर मानव मात्र को समझाने का प्रयास किया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने सगे संबंधियों के बीच इसे शेयर अवश्य करें और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।